इमेजिन करिए आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां आपको वोट देना अलाउड नहीं है, आप अपनी ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते, ना ही आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं और ना ही आप अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं। या फिर इमेजिन करिए आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां आपको जानबूझकर ज़बरदस्ती एक भीड़ भाड़ वाले और गंदे इलाके में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको मजबूरन एक लो पेइंग और डेंजरस जॉब करनी पड़ती है और इन सबसे भी इम्पोर्टेंट कि आपको यहाँ थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। लेकिन ये रियलिटी थी आज से 100 साल पहले साउथ अफ्रीका के लाखों ब्लैक्स लोगों की। वो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी तो थे, लेकिन उन्हें कुछ बाहरी शक्तियों द्वारा अपने ही घर में माइग्रेंट बना दिया गया था। आज की ये वीडियो इन्हीं साउथ अफ्रीकन के काले इतिहास की कहानी है, जिन्होंने सालों तक अपने ही घर में इतना दुख झेला और काफी स्ट्रगल के बाद खुद को व्हाइट की डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी से आजाद कराया। वास्को डी गामा और बार्टोलोम्यू डियाज वो दो पुर्तगीज सेलर थे जिन्होंने लेट 15th सेंचुरी में पहली बार समुद्री मार्ग से साउथ अफ्रीका को ढूंढा था। हालांकि उन्होंने कभी भी साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज करने का नहीं सोचा, क्योंकि इनका मकसद बस ऐसी जगह की तलाश करना था जहां से ये इंडियन ओशियन के द्वारा इजीली ट्रेड कर सके। लेकिन इनके बाद जब साल 1652 में साउथ अफ्रीका में डचेस का आना शुरू हुआ, तब यहां पर पहली बार उनके द्वारा कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। यहां आने के बाद सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केप टाउन में अपना रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने का डिसीजन लिया और फिर उन्होंने यहां अपना सेटलमेंट बसाना शुरू किया। और इसी वक्त पर यानी 1666 में डचेस ने गुड होप कासल का निर्माण भी शुरू करवाया, जो कि आज भी साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग में से एक है। डचेस के यहाँ सेटल होने और कॉलोनी बसाने के करीब 150 साल बाद यानी 1795 में केप कॉलोनी को ब्रिटिशर्स के द्वारा सीज कर लिया गया और यहीं से साउथ अफ्रीका में रह रहे नेटिव ब्लैक अफ्रीकन के साथ शोषण होना शुरू हो गया था। दरअसल इस समय में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से चीप लेबर फोर्स की काफी आवश्यकता थी और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को जबरन गुलाम बनाकर अपने इंडस्ट्रीज में चीप लेबर करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी बीच ब्रिटिशर्स को एक एग्जीक्यूशन के दौरान 1864 में किम्बरले शहर में डायमंड मिला, जिसे आज द ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1886 में उन्होंने यहाँ पर गोल्ड की भी डिस्कवरी कर ली और इस तरह से अब साउथ अफ्रीका उनके लिए एक सोने की चिड़िया बन गया था। उन्होंने यहाँ मौजूद सारा हीरा और सोना निकालकर ब्रिटेन ले जाना शुरू कर दिया और माइनिंग के लिए यहीं के लोगों को चीप लेबर पर लगा दिया। उन्होंने भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका में भी सारी जगहों पर रेल लाइंस तैयार करवाई ताकि माइन से निकलने वाले डायमंड्स और गोल्ड्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट करके केप टाउन लाया जा सके और इसी वजह से उस समय पर केप टाउन एक शहर के रूप में विकसित हुआ। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने यहाँ के ब्लैक्स का एक्सप्लॉयटेशन करना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने रेसिज्म यानी कलर के आधार पर 1913 से ही ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया था और एक भारतीय होने के नाते हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय लोगों को भी वो नौकर जैसा ही समझते थे। 1913 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर एक लॉ पास किया जिसका नाम था लैंड एक्ट ऑफ 1913। इससे हुआ ये कि जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे उन्हें रहने के लिए सिर्फ 8% जमीन दी गई और बाकी की जमीन पर उनके आने जाने, रहने, खाने और हर चीज पर बैन लगा दिया गया। जबकि पॉपुलेशन की बात की जाए तो नेटिव ब्लैक अफ्रीकन्स की पॉपुलेशन यहाँ पर 80% से भी ज्यादा थी। इस एक्ट के लागू होने के बाद अफ्रीकन्स व्हाइट्स की सिटी में सिर्फ जॉब करने के लिए जा सकते थे और वो भी छोटी मोटी लो ग्रेड जॉब्स करने के लिए। उन्हें हर हाल में गोरे लोगों के इस एरिया को छोड़कर बाहर चले जाना होता था, यानी कि जॉब टाइमिंग के पूरा होने के बाद उन्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। ब्रिटिशर्स और डचेस के जाने के बाद भी साउथ अफ्रीका की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं आया। द ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 ने पहले ही साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा दिया था और इसीलिए यहाँ की सरकार रेशियल सेग्रीगेशन के लिए राजी हो जाती है और फिर 1948 में अफ्रीकनर नेशनल पार्टी ने जनरल इलेक्शन जीता और पहली बार अपार्टाइड का स्लोगन दुनिया को दिया। गवर्नमेंट में आने के बाद उनका मकसद सिर्फ व्हाइट माइनॉरिटी को ब्लैक मेजोरिटी से अलग करना नहीं था, बल्कि ब्लैक मेजोरिटी को भी आपस में बांटना था ताकि उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी उसे कम किया जा सके। इस फोटो में जो आप ये शहर देख रहे हैं, इसमें दोनों साइड टाउन्स और बीच में एक लंबी खाली स्ट्रीट है। ये सेटलमेंट अपार्टाइड का उस टाइम पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जिसमें व्हाइट्स के रहने के लिए 80% जमीन अलॉट की गई और नॉन व्हाइट्स जो कि मेजोरिटी थी उन्हें सिर्फ 8% जमीन ही रहने के लिए दी गई। अब एक तरफ जहाँ गोरे लोगों के पास अच्छी सड़कें, पार्क, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ था, वहीं दूसरी तरफ नॉन व्हाइट्स लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे। उनके पास न अच्छा खाना होता था, न पीने के लिए साफ पानी और ना ही काम करने के लिए रोजगार। उन्हें मजबूरन कई किलोमीटर ट्रेवल करके व्हाइट्स के एरिया में नौकर का काम करने के लिए जाना पड़ता था, जहां उन्हें कुकिंग, लेबर, क्लीनिंग, गार्डनिंग जैसे ब्लू कॉलर जॉब दिए जाते थे और काम खत्म होते ही उन्हें वापस अपने एरिया में लौट जाने के लिए मजबूर किया जाता था।
इसके अलावा उन्हें वोट के अधिकार से भी वंचित रखा जाता था और उनके बच्चों की पढ़ाई भी एक अलग एजुकेशन पॉलिसी के तहत होती थी जिसे बैंटू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। इसके बाद 1950 में यहाँ की गवर्नमेंट ने रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हुए व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स की मैरिज पर भी बैन लगा दिया और पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1915 के तहत यहाँ के अलग अलग रेसेस को क्लासिफाई करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें नेटिव साउथ अफ्रीकन को बैंटू यानी ब्लैक अफ्रीकन कहा जाता था, मिक्स्ड रेस वाले को कलर्ड कहा जाता था और व्हाइट रेस वाले को व्हाइट्स कहा जाता था। अपार्टाइड का एक विनाशकारी पहलू साल 1961 से 1994 के बीच देखने को मिला, जब यहाँ की गवर्नमेंट ने जबरन रूरल एरियाज में रह रहे ब्लैक अफ्रीकन को हटा दिया और उनकी जमीन काफी कम कीमत में ही व्हाइट फार्मर्स को बेच दी। इस टाइम पीरियड के बीच लगभग 35 लाख से भी ज्यादा लोगों को जबरन बेघर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस दौरान साउथ अफ्रीका में इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई आवाज नहीं उठ रही थी। ब्लैक्स के द्वारा प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन होता आ रहा था। उस टाइम पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, पैन अफ्रीकन कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इस स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इसके बाद ANC, जिसका गठन साल 1912 में हुआ था, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपार्टाइड को अपोज कर रही थी। ये एक एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था जो डायलॉग और पिटिशन की सहायता से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि 1949 में ANC ने नेल्सन मंडेला, ओलिवर टम्बो और वाल्टर सिसिलू के नेतृत्व में प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लोगों को सारे आम अपार्टाइड लॉ को तोड़ने के लिए कहा गया। लोग जबरन व्हाइट बसेस में बैठकर सफर करने लगे, व्हाइट टॉयलेट्स यूज करने लगे, बिना पासेस के वैसे एरियाज में एंटर करने लगे जहां उनके लिए जाना मना था और इस वजह से करीब 8000 से भी ज्यादा लोगों को उस टाइम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद भी ANC ने अपना अहिंसक प्रोटेस्ट जारी रखा, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स जो कि हिंसा में विश्वास रखते थे वो इससे अलग हो गए और उन्होंने पैन अफ्रीकन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके बाद साल 1960 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ANC की विचारधारा बदल के रख दी। दरअसल 1960 में शार्प वैली नामक एक ब्लैक टाउनशिप में PAC द्वारा आयोजित एक प्रोटेस्ट पर पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 67 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 180 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस पूरी घटना ने एंटी अपार्टाइड लीडर्स को कुछ इस प्रकार प्रभावित किया कि उन्होंने भी अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा की राह पकड़नी शुरू कर दी। नेल्सन मंडेला, जो कि इस पूरे एंटी अपार्टाइड स्ट्रगल के सबसे बड़े लीडर थे, उन्हें 1961 में अरेस्ट कर लिया गया और 1963 से लेकर 1990 तक यानी 27 सालों तक जेल में रखा गया। 10 जून 1980 को मंडेला के फॉलोअर्स को किसी तरह प्रिजन से भेजी गई नेल्सन मंडेला की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, एकजुट हो जाओ, एक साथ होकर लड़ाई लड़ो, हम सब मिलकर और हथियार के बल पर रंग भेद का सामना करेंगे। इसके बाद साउथ अफ्रीका पर इंटरनेशनल प्रेशर भी काफी बढ़ गया और उस समय के प्रेसिडेंट FW डे क्लर्क को इसको लेकर कुछ कदम उठाने पड़े, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट को वापस ले लिया और फाइनली 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को रिहाई दे दी गई और ऑफिशियली साउथ अफ्रीका से अपार्टाइड के सिस्टम को हटा दिया गया। इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें ब्लैक सिटीजन्स और अदर रेशियल ग्रुप को बराबर का अधिकार दिया गया और इसे फाइनली 1994 में पूरी साउथ अफ्रीका में भी लागू कर दिया गया। भले ही 1994 में नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साउथ अफ्रीका में ऑफिशियली अपार्टाइड सिस्टम का अंत हो गया, लेकिन आज भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन जैसे शहरों में अनऑफिशियल तरीके से ये सिस्टम मौजूद है। आज भी वहां आपको 1950 की तरह ही ब्लैक एरियाज और व्हाइट एरियाज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ब्लैक्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स व्हाइट्स से काफी डाउन है। इसके अलावा आज भी साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स के कंपैरिजन में ब्लैक्स काफी पुअर हैं। यहाँ व्हाइट्स लोगों की एवरेज इनकम पर कैपिटा ब्लैक से 8 से 10 गुना ज्यादा होती है और ब्लैक्स में एम्प्लॉयमेंट रेट 7.5% है, तो वहीं व्हाइट में ये रेट 40% से भी ज्यादा है। भले ही आज से 29 साल पहले साउथ अफ्रीका से अपार्टाइड सिस्टम का अंत हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ के ब्लैक लोगों को वो दर्जा नहीं मिल पाया है जिसके वो शुरू से हकदार थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।